न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है ये भी बड़ा ही इजी है। इसमें वो कह रहा है इफ यूरेनियम 233, जब मैं यूरेनियम कह रहा हूँ इसका मतलब है मास नंबर, चार्ज नंबर तो कंफर्म हो गया 92 है, और 233 मैंने बोला, इसका मतलब है मास नंबर 233 है। डिकेज ट्वाइस बाय अल्फा एमिशन, वो कह रहे हैं 2 दफा इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकला है। व्हाट इज द रिजल्टिंग आइसोटोप? बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं। डेटा में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूरेनियम 233 है, और अल्फा एमिशन में 2 अल्फा एमिशन हो तो रिजल्टिंग आइसोटोप हमने बताना है कि क्या होगा। हम जानते हैं कि अल्फा एमिशन में जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज नंबर है पेरेंट न्यूक्लियस का उसमें 2 की कमी आएगी और मास नंबर में 4 की कमी आएगी। ठीक है, तो अगर मैं अल्फा डिके का कोई रिएक्शन शो करना चाहूँ तो उसको इस तरह से शो कर सकता हूँ। आप गौर करें, जो रिएक्टेंट है उसका चार्ज नंबर Z और मास नंबर A है। प्रोडक्ट का जो सिंबल है उसको थोड़ा सा चेंज कर लें, क्योंकि अगर रिएक्टेंट को हमने X से जाहिर किया हुआ है तो प्रोडक्ट को X से नहीं Y से जाहिर करना चाहिए। तो मैं इसको Y से जाहिर कर रहा हूँ। आप फर्ज करें ये Y है, ठीक है, और चार्ज नंबर में देखें 2 की कमी आ रही है और मास नंबर में 4 की कमी आ रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट में साथ हमें एक पार्टिकल मिला है, दैट इज अल्फा पार्टिकल। अगर इस तरह के 2 दफा एमिशन होंगे तो जाहिर बात है चार्ज नंबर में 2 दफा 2 की कमी आएगी और मास नंबर में 2 दफा 4 की कमी आएगी। तो जरा सोचें यूरेनियम 233 जो है वो क्या बन जाएगा। इसको आगे थोड़ा सा मेंशन भी किया गया है, यहाँ देखें, बल्कि यहाँ पे मैं एक दफा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं रिएक्टेंट को या रिएक्टेंट की बजाय पेरेंट न्यूक्लियस को मैं X से जाहिर करूं, चार्ज नंबर इसका कितना था? चार्ज नंबर था यहाँ पर 92। मैं जानबूझ के यहाँ यूरेनियम नहीं लिख रहा, मैं X लिख रहा हूँ ताकि फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको बाद में हम फाइनल नाम दे देंगे। यहाँ पे एक दफ़ा प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिला, 92 में से 2 कम हुआ और 233 में से 4 कम हुआ और हमें एक अल्फा पार्टिकल मिल गया। ठीक है, ये पहला न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एक दफ़ा अल्फा डिके हुआ है। इसी तरह अब जो पहले प्रोडक्ट न्यूक्लियस जिसको मैंने डॉटर न्यूक्लियस को Y से जाहिर किया है, अब वो क्या बन गया है? अब वो पेरेंट न्यूक्लियस बन गया है। यहाँ पे देखें चार्ज नंबर कितना है 90, मास नंबर कितना हो जाएगा 233 में से 4 को माइनस करें तो बनता है 229। इसमें से एक दफ़ा फिर अल्फा पार्टिकल निकला और अब ये फर्ज कर ले कुछ और बन गया। अब इसका जो सिंबल है उसको मैं Z से जाहिर कर देता हूँ, आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्या होना चाहिए। फिलहाल Z से जाहिर कर देता हूँ। इसमें से अगेन एक अल्फा पार्टिकल निकला, यानी चार्ज नंबर में फिर 2 की कमी आई और मास नंबर में दोबारा 4 की कमी आई और एक और अल्फा पार्टिकल निकल गया। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट न्यूक्लियस है जिसे हम फाइनल डॉटर न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ये है जिसका चार्ज नंबर 90 - 2 यानी 88 बन गया, चार्ज नंबर बन गया है 88 और मास नंबर बन गया 225। ये है हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस। मैंने इसका सिंबल अभी इसलिए मेंशन नहीं किया कि मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर इसका चार्ज नंबर 88 है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा एलिमेंट है। याद रखें, चार्ज नंबर के मुताबिक ही एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनके नाम चेंज होते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल पे देखें तो चार्ज नंबर 88 किसका है? रेडॉन का। तो इसका मतलब है यहाँ जो डॉटर न्यूक्लियस आपको मिला है ये रेडॉन का न्यूक्लियस है, यही है आपका डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो यही उसने पूछा था, व्हाट इज द रिजल्टिंग आइसोटोप या व्हाट इज द डॉटर न्यूक्लियस। या आपका फाइनल आंसर आ गया जिसको मैंने यहां पे येलो कलर में मेंशन किया है। ये है आपका फाइनल आंसर। और यहां पे फाइनल एक स्टेटमेंट भी मैं यहां पे आपको लिख के दिखा देता हूं जी। ये देखें,
If uranium-233 decays twice by alpha emission, then radon is formed because 88 is the atomic number of radon. ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6. अब हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ, 21.7. इसमें वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड या रिलीज्ड इन द फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन. तो ये भी सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह हम पहले करते आए हैं जी. तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन जो है, फ्यूजन रिएक्शन एक्चुअली ये गिवन है. इसमें डेटा क्या कुछ हम लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं, सारा डेटा एक्चुअली गिवन है. गिवन रिएक्शन यही असल में डेटा है. फाइंड क्या करना है, एनर्जी रिलीज क्यू हमने फाइंड करनी है. सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह हम पहले करते आए हैं. जैसे मैंने वहाँ आपको बताया था कि यहाँ हम क्यू मेंशन कर सकते हैं और सॉल्यूशन में Q कैसे फाइंड करेंगे. Q वुड बी इक्वल टू, इधर आएगा मास ऑफ H12 यानी न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ H13 यानी हाइड्रोजन 3. इसमें से माइनस करेंगे प्रोडक्ट्स का मास. ठीक है, प्रोडक्ट्स के मास में क्या है, एक हीलियम 4 आइसोटोप है और दूसरा है न्यूट्रॉन. अब आपने, जैसे पहले मैं आपको बता रहा था कि आपने ये वैल्यू जुबानी याद रखनी है, तो इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी. मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी H12 ये होती है 2.0141 U प्लस मास ऑफ H3 हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप H13 ये होती है 3.01605 U. और यहां पे ब्रैकेट्स में आ जाएगा मास ऑफ हीलियम 4 दैट इज 4.002603 U, ये भी याद रखनी पड़ेगी आपको, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ये हम पहले भी याद कर चुके हैं 1.00865 U. अब जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों सम करेंगे, उसके बाद दरमियान में जो माइनस है उसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास U की फॉर्म में आंसर आएगा 0.0188 U. ये आपके पास Q आ गया U की फॉर्म में. अब आपने इस U की जगह क्या पुट करना है, 931 MeV, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आपका यही आंसर जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, दैट इज 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसके साथ मैं ये भी मेंशन कर सकता हूं कि ये जो एनर्जी है वो एक इवेंट के बाद पैदा होने वाली एनर्जी है, तो इसलिए यहां पे मेंशन कर देते हैं पर इवेंट. तो ये है आपका इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर. उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई है. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ. जी, न्यूमेरिकल 21.8 में कह रहा है अ शीट ऑफ लेड, एक लेड की शीट है जिसके अंदर से गैमा रेज को हम पास करवा रहे हैं. वो कह रहा है कि लेड की शीट की थिकनेस थी 5 मिलीमीटर, ये उसकी थिकनेस थी, और इसके अंदर से जब गैमा रेज पास करती हैं तो इनकी इंटेंसिटी में जो कमी आती है वो है 0.4. इसको कैसे लिखना है ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ. फाइंड हाफ वैल्यू थिकनेस. हाफ वैल्यू थिकनेस का मतलब ये है कि हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ लेड शीट विच विल रिड्यूस द इंटेंसिटी टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. यानी हमें लेड की शीट की उतनी थिकनेस चाहिए जो इंसिडेंट गैमा रेज को या उनकी इंटेंसिटी को पहले के मुकाबले में हाफ कर दे. ये आगे चल के मैं थोड़ा सा डायग्राम के मदद से भी आपको समझाता हूँ. फिलहाल हम डेटा लिख लेते हैं. डेटा में आपके पास क्या कुछ आएगा, डेटा में हमारे पास आएगा सबसे पहले तो थिकनेस ऑफ शीट, ये
शीट की थिकनेस है जो उसने शुरू में बताई है, इसको x1 से जाहिर किया हुआ है और मिलीमीटर में थी, इसलिए हमने इसको मिली की जगह 10 की पावर -3 लिख दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आगे चल के इनिशियल रिडक्शन इन इंटेंसिटी, अगर हम इनिशियल इंटेंसिटी की फाइनल वैल्यू को I1 से जाहिर करूं तो ये किसके इक्वल है, 0.4 टाइम्स I नॉट। इसका क्या मतलब है, अगली डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। हाफ थिकनेस ऑफ शीट, हाफ वैल्यू थिकनेस का मतलब यह है कि उतनी थिकनेस चाहिए जो इनिशियल इंटेंसिटी को हाफ कर दे। इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल आप रिक्वायर्ड रिडक्शन इन इंटेंसिटी, यानी हमें कितनी इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है, 0.5 टाइम्स इनिशियल इंटेंसिटी। अब सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम की मदद से दोनों सिचुएशंस बता देता हूं। फर्स्ट कर लें, ये है लेड के ब्लॉक की थिकनेस। अब यहां जब गैमा रेज आती हैं तो शुरू में उनकी इंटेंसिटी अगर I नॉट है, तो अगर इसकी थिकनेस x1 हो तो जब गैमा रेज यहां से निकलती हैं तो निकलते हुए उनकी जो इंटेंसिटी है वो I1 रह जाती है, जो I नॉट का कितने टाइम्स है, 0.4 टाइम्स। ये इनिशियल डाटा उसने बताया। और बाद में वो चाहता क्या है, वो चाहता ये है कि हमें लेड की ऐसी थिकनेस पता चले, यानी x2 की ऐसी वैल्यू पता चले कि जब उसके अंदर से गैमा रेज गुजरे तो गुजरने से पहले अगर उनकी इंटेंसिटी I नॉट थी तो गुजरने के बाद, पास होने के बाद जब गैमा रेज दूसरी साइड से इमर्ज हो तो उनकी इंटेंसिटी I नॉट का हाफ रह जाए, 0.5 I नॉट। अब ये जो इंटेंसिटी की वैल्यू है इसको मैंने I2 का नाम दे दिया है। अब ये मैंने सारी सिचुएशन आपको बता दी है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ पार्टीशंस कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पार्टीशंस अगर मैं कर लूँगा तो आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। तो एक तो मैं यहाँ पे दरमियान में भी पार्टीशन कर देता हूँ। अब ज़रा देखते जाए कि हम इसको किस तरह से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं I का जनरल फॉर्मूला लिखने लगा हूँ। हम जानते हैं कि जब भी गैमा रेज किसी मीडियम के अंदर से पास करती हैं तो उनकी इंटेंसिटी में जैसे जैसे वो पास करती जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू द थिकनेस, उसकी इंटेंसिटी में जो तब्दीली आती है वो इस फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस म्यू एक्स। अब ये जो म्यू है ना, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ दैट मीडियम, यानी ये उस मीडियम पे डिपेंड करता है कि उसकी नेचर कैसी है कि वो इंसिडेंट गैमा रेज को कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो मैं क्या करने लगा हूँ, सबसे पहले तो मैं इस फॉर्मूला को I1 के लिहाज से भी मेंशन कर देता हूं। जब मैं I1 के लिहाज से मेंशन करूंगा तो x की जगह यानी थिकनेस की जगह मैं x1 लिखूंगा, और मैं इसको I2 के लिहाज से भी मेंशन कर देता हूं। लेकिन जब मैं I2 के लिहाज से मेंशन करूंगा तो मैं x की जगह x2 लिखूंगा। सबसे पहला तो ये पॉइंट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं I1 और I2 की वैल्यूज पुट करने लगा हूं इन दोनों इक्वेशंस में। I1 की जगह मैं पुट करूंगा 0.4 I नॉट, बाकी सारा वैसे का वैसा। इसी तरह I2 की जगह मैं पुट करूंगा 0.5 I नॉट, और बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसी। अब यहां पे गौर करें, दो चीजें तो आपस में कैंसिल हो रही हैं, I नॉट से कैंसिल, और ये वाला I नॉट भी I नॉट से कैंसिल। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेना है। दोनों तरफ लॉग लेने से नेचुरल लॉग दोनों साइड पे ले लिया,
e की पावर माइनस म्यू x1। इसी तरह दूसरी इक्वेशन जो दाएं तरफ आपको नजर आ रही है, यहां भी दोनों तरफ मैं नेचुरल लॉग ले रहा हूं। ये मैंने सारा लिख दिया। अब ये बात हम जानते हैं कि लॉग जो है वो अपने एंटी लॉग से, आई मीन एक्सपोनेंट से, ई से कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया, पावर जो है वो बेसिकली लॉग के पीछे आ गई और बाकी सारे जो है वो कैंसिल होके 1 रह गया। तो आप समझ लें कि ये पावर ही एज इट इज आपको मिल जाएगी। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। अब नेचुरल लॉग ऑफ 4 जो है 0.4, इसकी वैल्यू होती है -0.916 और राइट हैंड साइड पे सिर्फ मेरे पास बच गया माइनस म्यू x1। इसी तरह जो दूसरी इक्वेशन है उसमें नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 जो है ना, इसकी वैल्यू होती है -0.693 और राइट हैंड साइड पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ माइनस म्यू x2। अब इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आप गौर करें, नेगेटिव साइंस हैं जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, मैं अब क्या करने लगा हूं, मैं इन दोनों इक्वेशंस को कोई नंबर दे देता हूं। इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कह दिया। अब हमें x2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन 2 को ऊपर रखते हैं और डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 0.963। इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ऊपर और इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड 0.916 नीचे। इसी तरह इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड म्यू x2 ऊपर और इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड यानी म्यू x1 ये नीचे आ गया। अब यहां पर भी कुछ कैंसलेशन हो रही है, म्यू म्यू से कैंसिल हो रहा है ऊपर और नीचे से, और x2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जरा गौर कीजिए, x1 यहां से दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x2 का फॉर्मूला मेरे पास फाइनली आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x1। तो x2 मेरे पास आ जाएगा 0.963 डिवाइडेड बाय 0.916 मल्टीप्लाइड बाय x1। अब यहां पर आपने अगले स्टेप में x1 की ये वैल्यू पुट कर देनी है जो मैं यहां पे ऊपर भी मेंशन की हुई है आपने, 5 मिलीमीटर, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनली कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3.7827 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और यूनिट क्या होगा, मीटर में। इसको आप फिर मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 3.7827 मिलीमीटर, क्योंकि 10⁻³ का मतलब मिली होता है। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर आ गया, जिसको मैं यहां पे हाईलाइट करके बॉक्स में लिख देता हूं। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 8। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, यानी न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। जी, न्यूमेरिकल नंबर 9 में यानी 21.9 में वो कह रहा है रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये होता है कि ऐसा लॉ जिसमें कोई भी वैल्यू इनवर्सली डिपेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, ये आगे चल के मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा। इफ काउंट रेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम गीगर काउंटर, गीगर मूलर काउंटर यानी जीएम काउंटर की बात हो रही है कि अगर जो सोर्स है वो 1 मीटर के फासले पे पड़ा हो तो काउंट रेट आता है 360 काउंट्स पर मिनट। व्हाट विल बी इट्स काउंट रेट एट 3 मीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, यानी उस रेडियो एक्टिव सोर्स से
अगर डिस्टेंस 3 मीटर हो तो फिर काउंट रेट क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो मैं डेटा लिखवा देता हूँ। डेटा में आपके पास क्या कुछ आ जाएगा। डेटा में हमारे पास है काउंट रेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर पे जो काउंट रेट है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया 360 काउंट पर मिनट्स। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं जी कि काउंट रेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ये रिक्वायर्ड है। बड़ा ही सिंपल ये न्यूमेरिकल है। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली एक फॉर्मूला हमने मेंशन करना है। ज़रा गौर से देखते जाइए। जी, सबसे पहले तो जो बात उसने बता दी थी काउंट रेट। काउंट रेट को, इनिशियल काउंट रेट को मैं n1 से जाहिर कर देता हूँ और फाइनल काउंट रेट जो रिक्वायर्ड है उसे मैं n2 से जाहिर कर देता हूँ। ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसने काउंट रेट के बारे में हमें शुरू में इंफॉर्मेशन दी थी दैट दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये उसने खुद बता दिया था। तो अगर मैं इनिशियल काउंट रेट को n1 से जाहिर करूँ तो इनिशियल काउंट रेट जो है वो इनिशियल डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होगा। इसी तरह अगर मैं फाइनल काउंट रेट को n2 से जाहिर करूं तो ये जाहिर बात है फाइनल डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनिशियल डिस्टेंस को मैंने d1 से जाहिर किया हुआ है और फाइनल डिस्टेंस को d2 से जाहिर किया हुआ है। अब एक काम करना है, आपने इन दोनों एक्सप्रेशंस की रेशो ले लेनी है। एक बात याद रखें, जब दो एक्सप्रेशंस बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशंस हों लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखे हों तो उनको जब रेशो की फॉर्म में लिया जाता है तो प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्सप्रेशन 2 को ऊपर लिखकर एक्सप्रेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मेरे पास ऊपर n2 और नीचे n1 आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वालिटी बन गया। 1 ओवर d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओवर d1 का स्क्वायर। अब जब नीचे वाली रेशो ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी। 1 ओवर d2 का स्क्वायर पहले से ऊपर मौजूद है, नीचे वाली रेशो ऊपर जाएगी तो बन जाएगी d1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। अब इसको फाइनली मैं इस तरह से लिख सकता हूं, n2 डिवाइडेड बाय n1 इज इक्वल टू d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय d2 स्क्वायर। अब n1 जो है वो तो गिवन है, इनिशियल काउंट रेट। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाके जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फाइनल काउंट रेट यानी n2 का ये फॉर्मूला बन जाएगा, इनिशियल डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइनल डिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल काउंट रेट। अब इनिशियल डिस्टेंस था 1 मीटर तो यहां 1 का स्क्वायर आ गया। नीचे फाइनल डिस्टेंस है 3 मीटर तो यहां 3 का स्क्वायर आ गया। और इनिशियल काउंट रेट उसने बताया था 360 काउंट पर मिनट। अब देखें 360 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर है यानी 9। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 40 काउंट पर मिनट। तो ये है आपके पास फाइनल काउंट रेट, जिसको मैं बॉक्स में लिख देता हूं ताकि हमें याद रहे कि हमने फाइनल क्या फाइंड करना था। तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 10 जो है वो भी बड़ा इजी है। अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10 में वो कह रहे हैं 75 किलोग्राम पर्सन रिसीव्स अ होल बॉडी रेडिएशन डोज ऑफ 24 मिली रेड। हम जानते हैं डोज का ऐसा यूनिट ग्रे होता है, लेकिन ग्रे का एक पुराना यूनिट भी होता है रेड। यहाँ पे मिली रेड की फॉर्म में वैल्यू गिवन है। डिलीवर्ड बाय अल्फा पार्टिकल्स फॉर विच RBE फैक्टर इज 12। कैलकुलेट एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इन जूल्स। हमने जूल्स में यानी SI यूनिट में एनर्जी निकालनी एंड द इक्विवेलेंट डोज इन रेम, और रेम में इक्विवेलेंट डोज भी निकालनी है। तो सबसे पहले डेटा को हम मेंशन कर लेते हैं। डेटा में हमारे पास क्या कुछ है, मैस ऑफ पर्सन वो गिवन है,
इसके अलावा एब्जॉर्ब डोज, डी की वैल्यू गिवन है 24 मिली रेड, तो हम मिली को चेंज करेंगे, हम जानते हैं 1 मिली की जगह हम 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। इसके अलावा 1 रेड जो है वो 0.01 ग्रे के इक्वल होता है, ठीक है, तो रेड की जगह मैंने 0.01 ग्रे लिख दिया। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि एक ग्रे जो है वो 1 जूल पर केजी होता है, 1 जूल पर केजी, यहां पर केजी लगा सकते हैं, ये गलती से नहीं लगा, ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा आरबी फैक्टर भी गिवन है, देखें ये वैल्यू जो है, ये डोज की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है एसआई यूनिट में यानी जूल्स पर केजी में, ठीक है, और आरबी फैक्टर भी डाटा की फॉर्म में गिवन था। अब हमने फाइंड क्या कुछ करना है जी, फाइंड हमने करना है एनर्जी एब्जॉर्ब, ई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके अलावा हमने इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब का ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से बड़ी आसानी से हम एब्जॉर्ब्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। कैसे, देखें m को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब्ड यानी E का फॉर्मूला बन जाएगा D मल्टीप्लाइड बाय m। अब D की वैल्यू जो ऊपर मैंने SI यूनिट यानी जूल्स पर केजी के फॉर्म में लिखी हुई है, सारी की सारी एज इट इज यहां पे लिख दें, 24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 0.01 की फॉर्म, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्यों लिखा है, हमने रेड को ग्रे में कन्वर्ट करके लिखा था और ग्रे की जगह जूल्स पर केजी मैंने मेंशन कर दिया था। अब यहां पर मैस की वैल्यू मैं अब पुट करने लगा हूं और मैस ऑफ पर्सन कितना है, 75 किलोग्राम। अब देखिए मैंने डोज की वैल्यू पुट की थी जूल्स पर केजी में, डोज की वैल्यू पुट की थी जूल्स पर केजी में, और आदमी के मैस की वैल्यू पुट की थी केजी में। इसका मतलब है अब फाइनल आंसर आपके पास किस यूनिट में आएगा, ये केजी से कैंसिल हो जाएगा और एनर्जी का फाइनल आंसर मुझे जूल्स में यानी एनर्जी के एसआई यूनिट में ही पता चलेगा, और वो कितना होता है, वो यहां पे आता है 18 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ जूल्स, और 10 की पावर -3 की जगह आप जानते हैं मिली भी लिखा जा सकता है, तो इस तरह से 18 मिली जूल्स बन जाएगा। ये आपके पास एनर्जी या एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का फाइनल आंसर आ जाएगा, और इसको भी हम बॉक्स में मेंशन कर देते हैं। ये आपका एक आंसर हो गया। सेकंड जो बात उसने पूछी है वो उसने पूछी है इक्विवेलेंट डोज की, और इक्विवेलेंट डोज पार्ट बी में ये जो आपको लिखा नजर आ रहा है, इक्विवेलेंट डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, ये इक्विवेलेंट डोज का फॉर्मूला है। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें ये बात माइंड में रखें कि इसमें इक्विवेलेंट डोज जो है उसकी वैल्यू सेवर्ट में हमें नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू हमें रैम में चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो डोज की ये जो वैल्यू थी, ये जो डोज की वैल्यू थी, ये सारी की सारी वैल्यू मैं यहां पे लिखने लगा हूं, 24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 0.01 जूल्स पर केजी, या ग्रे यहां लिखा जा सकता है। इसके अलावा यहां पे मैंने आरबी फैक्टर जो 12 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात ज़हन में रखें कि अगर डोज की वैल्यू ग्रे में हो और उसको आरबी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये जो ग्रे है ये कन्वर्ट हो जाता है सेवर्ट में, ठीक है, सेवर्ट में। अब एक और यूनिट हम जानते हैं, यहां पे मैं उसको भी मेंशन कर देता हूं, रेम जिसकी बात की जा रही है, हमें आंसर रेम में चाहिए। अब देखें यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। फिलहाल मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिनको मैंने अंडरलाइन किया अभी आपके सामने। इनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आंसर आएगा बल्कि 288 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³
और ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ना 0.01 और सिवर्ट, 0.01 सिवर्ट जो है ना ये इक्वल होता है 1 रैम के। यहां पे साइड पे मैं लिख देता हूं 1 रैम इज इक्वल टू 0.01 सिवर्ट। इसका मतलब है 0.01 सिवर्ट की जगह मैं 1 रैम लिख सकता हूं जो उसने हमसे पूछा है। तो बड़ा ही आसान है, ये जो पर्पल बॉक्स में मैंने 0.01 सिवर्ट लिखा हुआ है इसकी जगह यहां पे मैंने अब लिख दिया रैम। अब 288 इंटू 10 की पावर -3 रैम यहां पे आपको लिखा नजर आ रहा है। अब मैं एक काम करने लगा हूं, डेसिमल जो इस वक्त आपको बिल्कुल एंड पे नजर आ रहा है उसको अगर मैं 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके आऊं तो 10 की पावर -3 खत्म हो जाएगी। अगर मैं 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा तो नेगेटिव में पावर कम होती है, 3 ही डिजिट लेफ्ट साइड पे आएंगे तो जारी बात है 10 की पावर -3 था तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा 0.288 रैम। अब आप इसको राउंड ऑफ करके अगर आपका दिल करे आखिरी 8 को ड्रॉप भी कर सकते हैं तो ये बन जाएगा 0.29 रैम। ये आपका इक्विवेलेंट डोज का फाइनल आंसर आ जाएगा 0.29 रैम। ये था इस न्यूमेरिकल का सेकंड आंसर। उम्मीद करता हूं इस पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई है। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।